शूजी के पास कुछ भी नहीं था, कोई फैमिली नेम भी नहीं, बस एक नाम था। लेकिन लोग उसका नाम भी नहीं लेते थे, सब उसे कचरा या घास फूस कहते और मजाक उड़ाते। पर जब वह बड़ा हुआ, सब उसे स्पीयर डीमन या वेनमस स्नेक स्पीयर जैसे नाम से पुकारने लगे। वह सिर्फ एक स्पीयर के साथ अकेला ही लाखों का खून बहा सकता था। उसे अब किसी का डर नहीं था। हमारा हीरो, जिसको लोग स्पीयर विलन कहते हैं, बस घिसे पिटे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता है और उसकी रोज की कमाई एक ही तरह की बोरिंग सी आलू की भुजिया, और वह सिर्फ बैटलफील्ड को ही अपना घर कहता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। शुजी अपने स्पीयर से खून टपकता हुआ एक कमजोर लोगों के ग्रुप की तरफ बढ़ता है। उसके खिलाफ भेजे गए वॉरियर्स डर के मारे घबरा जाते हैं, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन लगता है जो सीधा उनकी तरफ आ रहा है। कुछ लोगों की तो डर के मारे पैंट तक गीली हो जाती है। उनका कमांडर चिल्लाता है कि यह बंदा अकेला ही है, सब इसे संभालो। वह जोर से चिल्लाकर उन्हें आगे बढ़ने को कहता है और पूरा झुंड अपने डंडे शुजी की तरफ ले जाता है। शुजी हवा में एक लंबी जंप करता है और एक हेवी वॉर के साथ अपना स्पीयर सीधा कमांडर के सिर में घुसा देता है। अपने लीडर को गिरते देखकर बाकी सब घबरा जाते हैं, और चाहे वह जितना भी जोर लगा लें, डंडे चलाएं या वार करें, हर एक का अंजाम बैटलफील्ड पर एक और लाश के रूप में होता है। हमारा हीरो जैसे तैसे इस लड़ाई में बच जाता है, पर उसकी बॉडी तीरों से भरी होती है जो उसे चीर रहे होते हैं। जिन लोगों को उसने मारा, उनकी बद्दुआएं और लानतें उसे इतना तड़पाती हैं कि आखिर में वह गिर के मर जाता है। अपनी आखिरी फीलिंग्स में वह सोचता है कि क्या यह उसकी किस्मत में था, या फिर किस्मत ने उसके साथ ग्लिच करके धोखा दिया। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि गायब होने के बजाय शुजी खुद को दोबारा जन्म लेते हुए और समय में पीछे धकेलता हुआ पाता है। जंगल में खड़ा होता है और जल्दी ही नोटिस करता है कि यह दूसरा जन्म उसे एक बेबस बच्चे के रूप में ले आया है। जब वह आईने में देखता है तो उसे अपना टीनेज चेहरा दिखता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह वह समय है जब वह बस एक छोटा सा नौकर था। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वह उसकी तरफ बढ़ता है। उसे एक कैरावैन दिखता है जो जंगल के डाकुओं के अटैक का शिकार है, जबकि हाउलिंग टाइगर एस्कॉर्ट ब्यूरो के लोग उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा लड़का चिढ़ जाता है कि दोबारा जन्म लेते ही उसे बैटलफील्ड पर धकेल दिया गया, और तभी पीछे से एक बड़ा सा शख्स उभरता है। वह मोटा ताजा डाकू पूछता है कि क्या वह एस्कॉर्ट मास्टर है जो गार्डिंग ड्यूटी के लिए है। शुजी उसकी आंखों में देखता है और उसकी कांपती आंखें नोटिस करता है, जिससे साफ पता चलता है कि यह भी जंगल के इन कीड़े मकोड़ों में से एक है। डाकू के चेहरे से पसीना टपकता है और वह घबराकर चिल्लाता है कि वह एस्कॉर्ट ब्यूरो के सब लोगों को मार गिराएगा। फिर वह अटैक करता है। उसके अटैक्स बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, और शुजी तुरंत अपना स्पीयर पकड़ता है और उसे सीधा उसके दिल में घुसा देता है। हो सकता है कि हमारा लड़का अपनी पुरानी एनर्जी या जोश खो चुका हो, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स अब भी बाकी है और उसके लिए यही काफी है। वह याद करता है कि कैसे सब लोग उसकी मार्शल आर्ट से नफरत करते थे। उसे डिमोनिक मार्शल आर्ट टेक्निक कहते थे, लेकिन वह और कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट स्टाइल था। वह उस डाकू को अपने स्पीयर पर उठाकर आगे बढ़ता रहता है, और तभी एक और डाकू अचानक से जंप करके उस पर अटैक करता है। दूसरा डाकू स्मर्क करता है। उसे लगता है उसका वार काम कर गया, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। इतनी जल्दी जश्न मनाने की गलती करके वह अपनी जिंदगी देकर कीमत चुकाता है। शुजी उनका मजाक उड़ाता है और सोचता है कि वे दो बेकार से डाकू भेजकर उसे डराने का सोच भी कैसे सकते हैं, और बिना किसी झिझक के वह दूसरे वाले को भी अपने स्पीयर के एंड में घुसा देता है। डाकुओं को अपने स्पीयर पर चिकन बारबेक्यू की तरह चढ़ाने के बाद वह फाइनली अपने स्पीयर का वेट परफेक्टली अपने टेस्ट के मुताबिक फील करता है। जब उसे ब्यूरो का नाम सुनाई देता है, वह उसके दिमाग में पुराने दिनों की यादें आ जाती हैं। फिर वह आराम से डाकुओं के झुंड के बीच से गुजरता है। हर एक डाकू उसकी एक झलक देखकर घबरा जाता है और नर्वस हो जाता है। तभी एक बड़ा सा आदमी आगे बढ़ता है और जोर से ऐलान करता है कि वह इस जंगल के डाकुओं का लीडर है। शुजी बस एक सिंपल सी स्माइल देता है, जो उनके बॉस के गुस्से की आग को और ज्यादा भड़का देता है। गुस्से से भरा बॉस हमारे लड़के पर एक तेज वार के साथ झपटता है, लेकिन शुजी उसे आसानी से रोक देता है और साथ ही उसका मजाक उड़ाता है कि वह एक डरपोक चूहे की तरह भाग रहा है। हमारा हीरो उस बड़े आदमी की इतनी मस्कुलर बॉडी की तारीफ करता है, लेकिन फिर उसका मजाक उड़ाता है कि यह बॉडी उसके पास बस दिखावे के लिए ही है। इसके बाद वह एक शार्प स्ट्राइक से जवाब देता है, और यह ही उस सो कॉल्ड मस्कुलर बॉस को हमेशा के लिए हराने के लिए काफी है। यह सीन हर डाकू की बॉडी में सर्द लहर भेजने के लिए काफी था, और बहुत सारे डाकू शुजी को एक बेरहम डाकू कहते हुए डर के मारे जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस दौरान शुजी बस इतना ही कहता है कि उसका स्पीयर अब भी हल्का लग रहा है। इसे ठीक करने के लिए वह आराम से तीसरा बारबेक्यू पीस अपने स्पीयर पर लगा देता है। यह खौफनाक नजारा डाकुओं में पूरी तरह से खौफ फैला देता है, और वे ये चिल्लाते हुए भाग जाते हैं कि उन्होंने अभी एक मॉन्स्टर को देखा है। इस तरह स्पीयर डीमन एक बार फिर इस दुनिया में वापस आ गया है, और भागते हुए डाकुओं की आंखों में इस डीमन के डर से ज्यादा खौफनाक कुछ भी नहीं जो उनके सामने खड़ा है। हमारा लड़का उस बैटलफील्ड की तरफ बढ़ता है जहां गार्ड्स अब भी डाकुओं के खिलाफ डिफेंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगता है कि अब वे आखिरकार जीतने वाले हैं,
लेकिन उसी समय एक और ओवरसाइज्ड मस्कुलर डाकू अचानक से घुस आता है और हीरो बनने की कोशिश करता है। वह जोर से ऐलान करता है कि वह इन निकम्मे हंटर्स को उनकी औकात दिखाएगा। जब वह गार्ड्स के साथ टकराता है तो उसके मरे हुए बंदों की डिमोनिक स्पिरिट्स शुजी के कान में कुछ कहती हैं। वे बताती हैं कि उस आदमी का नाम ईगो है और वह कभी उनका बॉस हुआ करता था। वे अपने पुराने लीडर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वह भी उनके साथ आफ्टर लाइफ में आ जाए। शुजी पूछता है क्या यह डाकू सच में उनका लीडर है, और वे डिमोनिक स्पिरिट्स इस बात से अग्री करते हुए फिर से कहती हैं कि वे उस आदमी को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। हमारा लड़का बिना किसी डर के खुशी खुशी उनकी विश मान लेता है और उस डाकू बॉस को पूरी तरह निगल जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब शुजी आराम से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, रूहें ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं और उसका नाम बार बार पुकारने लगती हैं। डाकुओं के बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसे इस तरह पुकारा जाए, मगर उसके कंप्लेन करने से पहले ही हमारा लड़का उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। जब एक्स बॉस की नजर अपने साथियों की लाशों पर पड़ती है जो अभी भी स्पीयर से लटक रही हैं, तो उसके अंदर डर सा छा जाता है। और जब उनकी आवाजें उसका नाम बार बार चिल्लाती हैं और कहती हैं कि वह भी उनके साथ मौत में शामिल हो, तो उसका खौफ और गहरा हो जाता है। वह आदमी डर के मारे रोने लगता है और उसे अपने सामने एक ही चीज दिखाई देती है, और वह है चलता फिरता डीमन। जब आत्माएं ईगो का नाम तीसरी बार चिल्लाती हैं, तो शुजी से एक अजीब सी ईविल पावर फूट पड़ती है और डार्कनेस का एक भयानक पंजा निकलता है जो एक स्पीयर लहराते हुए उस डाकू की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। जब भी किसी का नाम इस तरह 3 बार पुकारा जाता है तो शुजी सीधा उसकी आत्मा को अंडरवर्ल्ड भेज सकता है। ईगो के साथ भी बिल्कुल यही होता है। वह चीखते हुए अपनी अगली जिंदगी की तरफ खींचा चला जाता है। फिर हमारा लड़का सोचता है कि कितना समय बीत गया है जब उसने आखिरी बार यह कर्स्ड स्किल यूज की थी, और इस ख्याल के साथ वह पुरानी यादों में डूब जाता है जब उसे एक खतरनाक स्काउटिंग मिशन में फेंक दिया गया था, बस इसलिए क्योंकि वह अभी भी एक रुकी था। उसके हाथ कटे हुए और खून से लथपथ होते हैं जब वह अपनी जान दांव पर लगाकर मुश्किल से एक ऊंची चट्टान पर चढ़ता है। वह दुख के साथ याद करता है कि कैसे उन लोगों ने उसे धोखा दिया था जो वादा करते थे कि आर्मी ज्वाइन कर लेगा तो उसके मुश्किल दिन खत्म हो जाएंगे, मगर अब भी वह वही तकलीफ झेल रहा है जिस तरह पहले नौकरों की जिंदगी में झेला करता था। वह एक किनारे पर रुक के अपनी उखड़ती हुई सांसें संभालने की कोशिश करता है। जब वह फिर से खड़ा होता है तो उसे अचानक पीछे से एक भयानक डार्क ऑरा बढ़ते हुए फील होता है। वह पीछे की तरफ झांकता है और एक हैवी शैडो देखता है। उस शैडो की आंखें लाल चमक रही होती हैं और वह खौफनाक मंजर उसे लगभग पागल कर देने वाला होता है। उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्या यह कोई इल्यूजन है या कोई भूत, लेकिन वह खुद को रोकता है और पीछे देखे बिना दौड़ने लगता है। वह यह सोचकर भागना चाहता है कि यह कुछ ऐसा है जो उसे देखना ही नहीं चाहिए था, और वह पैनिक हो जाता है। वह इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था, कम से कम जब तक उसकी शादी न हो जाए। उसकी अंदर की आवाज जोर से चिल्लाती है, पीछे मत मुड़ना, चाहे कुछ भी हो। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आती है, पूछती है कि इतनी कठिन जिंदगी गुजारने के बाद वह असल में क्या पाना चाहता है। शैडो में छिपी वह मखलूक उसकी जिंदगी का मजाक उड़ाती है, कहती है कि वह एक रास्ते पर चलने वाले के सिवा कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक कीचड़ में रेंगता हुआ कीड़ा। मजाक उड़ाते हुए वह उसे एक जुए का ऑफर देता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि शुजी को इस बेकार जिंदगी को बदलने का एक चांस देना चाहता है। शुजी आखिरकार हिम्मत करके पीछे मुड़ता है और पूछता है कि वह ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट कैसे कर सकता है। शैडो की शक्ल, जो किसी बूढ़े बुजुर्ग जैसा लगता है और अंधेरों में छिपा होता है, कहता है कि क्या उस लड़के में इतनी शक्ति है कि वह वैसा जवाब दे रहा है। एक स्माइल के साथ वह लड़के से उसका नाम पूछता है, और जब शुजी कहता है कि उसका नाम शुजी है, बूढ़ा अब भी नाराज है और दोबारा जवाब मांगता है। हमारे लड़के ने फिर से बता दिया, लेकिन बूढ़ा फिर से पूछता है। इस दफा उसकी नाराजगी बढ़ जाती है तो वह अपना नाम जोर से चिल्लाता है। जब डिमोनिक आंखों वाला शैडो तीसरी बार लगातार वह नाम सुनता है तो वह एक पल से भी कम समय में अपना डिसीजन बदल देता है और एक ही हाथ से लड़के को उठा लेता है। लड़का परेशान हो जाता है क्योंकि उसने उस शैडो को हिलते हुए भी नहीं देखा और अब वह उसके हाथों मरने वाला है। उसे अपना गला दबता हुआ फील होता है। वह डीमन उसे बिना किसी ऑप्शन दिए अपना स्टूडेंट बना लेता है और कहता है कि अगर कोई है जिसे वह मरवाना चाहता हो तो बस उसका नाम 3 बार पुकारना काफी है। अगर वह ऐसे ही करता रहा तो आगे से जवाब चाहे कुछ भी मिले, वह उन्हें मारने में सक्सेसफुल हो जाएगा। उस दिन शुजी को उसके मास्टर से डिमोनिक पावर्स मिलते हैं, जिसको मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ईविल शक्ति माना जाता है, और वह ब्लड डीमन कोकोफू के नाम से फेमस है। वापस प्रेजेंट में जब वह चल रहा होता है और हर एक डाकू को बुरी तरह से मार देता है तो उसे एक अजीब सी चीज रियलाइज होती है। उसे फील होता है कि उसका दिमाग पहले से भी ज्यादा साफ और क्लियर हो गया है। वह कोफू के दिए डिमोनिक पावर के बारे में सोचता है और याद करता है कि उसका यह गिफ्ट इनकम्प्लीट था। इस पावर को दरअसल उसकी हड्डियों में घुसना था और उसके दिमाग को ब्लर करना था, लेकिन किसी वजह से अब वह फ्रेश और क्लियर फील करता है, उस तरह से डल नहीं जैसा होना चाहिए था। अपने शरीर पर ध्यान देते हुए वह सोचता है कि आखिर क्या बदल गया, और थोड़ी देर में ही उसे समझ आता है कि इसका मियाओ ब्रीदिंग टेक्निक से कुछ लेना देना है। वह यह टेक्निक बहुत पहले अपने बचपन में ही सीख चुका था, जब वह आर्मी में भी नहीं गया था।
उसे यकीन हो जाता है कि यह ब्रीदिंग टेक्निक ही उसके दिमाग को क्लियर रखती है और उसकी शांति और क्लैरिटी को बनाए रखती है और उस धुंध को भी दूर रखती है जिससे उसके दिमाग को ढकना चाहिए था। कोफू ने उसे चेतावनी दी थी कि जब तक वह डिमोनिक पावर में प्रो नहीं हो जाता उसका दिमाग क्लियर नहीं हो पाएगा। और अब जब उसने ये अचीव कर लिया तो वह चुपके से अपनी अचीवमेंट पे स्माइल करता है और सोचता है कि जब उसका मास्टर इसके बारे में जानेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। तभी ब्यूरो के लोग पीछे से आते हैं और उसे उन्हें भयानक सिचुएशन से बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। उनका कमांडर शू आइका, जो टाइगर पिट सेक्ट की फर्स्ट क्लास एस्कॉर्ट है, उसकी तरफ थोड़ी डरी हुई नजरों से देखती है। उसने देखा था कि कैसे उसने एक एक करके डाकुओं को काट डाला, वह भी एक ही सांस में, और उसकी मौजूदगी ही उनके लिए काफी थी। वे ऐसे पावरफुल साथी को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए आइका बहुत रिस्पेक्ट से पूछती है कि क्या वह थोड़ी देर और उनकी मदद कर सकता है। हमारा लड़का उसे तुरंत मना कर देता है और कहता है कि अगर उसके पास कहने को और कुछ नहीं है तो वह जा रहा है। एका जल्दी से उसे रोकती है और एक गोल्डन टोकन दिखाती है और बताती है कि यह टाइगर पिट सेक्ट एनफोर्समेंट ब्यूरो का है। इसके साथ जहां भी उनका इन्फ्लुएंस है वहां उसका स्वागत एक ऑनर्ड गेस्ट के रूप में होगा। शुजी टोकन लेता है और टाइगर पिट सेक्ट के बारे में सोचता है। उनकी ऑनेस्टी दूर दूर तक काफी फेमस है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उनकी किस्मत बहुत खराब है क्योंकि वे कुछ सालों में गायब हो जाएंगे। फिर भी वह बिना किसी झिझक के टोकन एक्सेप्ट कर लेता है। आइका फिर अपने साथियों को लेकर चली जाती है और प्रॉमिस करती है कि मिशन खत्म होने के बाद वह उसे दोबारा मिलेगी और उसे तब तक रिलैक्स करने को कहती है। जाने से पहले हमारा लड़का बिना शर्म के एक हॉर्स उधार मांगता है, लेकिन वह वही हॉर्स चूज करता है जो अपने गंदे एटीट्यूड के लिए बदनाम है। आइका चिंता में पड़ जाती है क्योंकि यह हॉर्स प्रोफेशनल राइडर्स के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन जब वह पीछे देखती है तो वह उसे घोड़े पर बैठा देख लेती है। वह यह देखकर शॉक्ड रह जाती है कि वह घोड़ा बिल्कुल शांत खड़ा होता है, इतना डरा हुआ होता है कि सच में पैंट गीली कर देता है। यह देखकर आइका का शक और भी पक्का हो जाता है कि यह आदमी कोई आम वॉरियर नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में मॉन्स्टर है। उसका वाइस कमांडर उसे छेड़ता है और स्माइल करते हुए पूछता है कि क्या वह उसे पहली नजर में पसंद कर बैठी है। आइका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह उसे घूर के सोर्ड के हैंडल पर हाथ रखते हुए धमकी देती है कि क्या वह अभी से ही मरना चाहता है। फिर ग्रुप का ध्यान शुजी की स्पीयर टेक्निक की तरफ जाता है। वे लोग क्यूरियस होते हुए पूछते हैं कि क्या वह किसी फेमस स्पीयर बिल्डिंग क्लैन से है, लेकिन आइका जल्दी से इस बात से डिसएग्री करती है, ये कहते हुए कि जो उसने देखा वह कोई मार्शल आर्ट स्टाइल नहीं था। अपने एक्सपीरियंस से वह कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि यह बिल्कुल एक मिलिट्री स्पीयर टेक्निक थी। फिर भी जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि इतनी छोटी उम्र का लड़का ऐसी मास्टरी कैसे दिखा सकता है। उसके मन में शक होने लगता है कि शुजी जरूर किसी बड़े मिलिट्री फैमिली से हो सकता है। शायद वह एक वॉरियर की जर्नी पर निकला हो, जैसे अक्सर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लोग निकलते हैं। फिर भी जो बात उस पर गहरा असर छोड़ती है वह है उसका स्वभाव। भले ही वह थोड़ा रूड और सेल्फिश है, फिर भी उसने अपनी जान खतरे में डालकर उनकी मदद की, जबकि उसे रिटर्न में कुछ मिलने वाला भी नहीं था। उसकी शक्ति और नेचर का मिक्स उसे अट्रैक्ट करता है और वह जानबूझकर उसे टाइगर पिट सेक्ट की तरफ भेजती है। दिल ही दिल में वह उम्मीद करती है कि जब उसे सेक्ट के आने वाले क्राइसिस के बारे में पता चलेगा तो शायद वह ईविल ब्लैक डाउ सेक्ट से उन्हें बचाने के लिए आगे आए। इस बीच हमारा लड़का उस बेचारे घोड़े को डांट रहा होता है, यह कहते हुए कि अब वह जमीन को गंदा करना छोड़ दे। वह धमकी देता है कि अगर घोड़े ने दोबारा जमीन गंदी की तो वह उसे काट डालेगा। यह बात सेटल होने के बाद उसका ध्यान वापस टाइगर पिट सेक्ट की तरफ जाता है और एक आदमी आइको का नाम उसके माइंड में आता है। वह सोचता है कि वह बंदा अब कहाँ होगा और किस तरह की मुश्किल में फंसा होगा। शुजी अपनी यादों में डूब जाता है और उस पल को याद करता है जब वह आर्मी में नया नया आया था तो उसका पहला दोस्त आइको ही बना था। वह याद करता है उन शुरू के हार्ड दिनों को जब सीनियर सोल्जर्स उसे बुली करते थे, ये डिमांड करते हुए कि उसके जैसे नए लोगों को पहले उनके लिए खाना सर्व करना होगा, तभी वे खुद का खाना खा सकते हैं। शुजी ने बहुत कॉन्फिडेंस से आंसर दिया था कि उसने ऐसा कोई रूल कभी सुना ही नहीं, लेकिन बुली ने उसे वार्न किया कि अगर वह पिटाई से बचना चाहता है तो अब से यह रूल याद रखना होगा। जब बात बिगड़ने वाली थी तो आइको वहां आया और उनके झूठ को पकड़ लिया। बिना हिचकिचाहट के कहा कि जो सीनियर्स क्लेम कर रहे हैं वह बिल्कुल बकवास है। वह और भी आगे बढ़ा और उन्हें चैलेंज किया कि क्या वे उसका हिस्सा भी लेने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि वह भी वहां नया था। सीनियर बुली उसके इस कॉन्फिडेंस पर गुस्से से लाल हो गया और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। आइको ने एक आलू उठाया और सीधे उसके मुंह पर दे मारा और एक मजाकिया स्माइल के साथ कहा कि अगर इतनी भूख है तो यह खा ले। और फिर बिना रुके उसने सीनियर को एक के बाद एक पंचेस मारकर गिरा दिया। वह वार्न करता है कि अगली बार वह उनके सारे दांत तोड़ देगा। शुजी उसकी हिम्मत देखकर शॉक्ड होता है और चुपके से कहता है कि उसे बीच में नहीं आना चाहिए था। आइको उसे वह आलू देता है और कहता है कि अगर यहाँ सरवाइव करना है तो ये खा ले। ये फेवर उनकी दोस्ती की शुरुआत बन गया था और आइको ने खुद को डायरेक्टली शुजी के सीनियर के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया। दोनों बातें करने लगे और शुजी, जो तब कोयोई के नाम से जाना जाता था, ने अपना नाम बताया और सीनियर से उसका नाम पूछा। उसका ध्यान फिर और पीछे चला जाता है जब उसे क्लिफ पर ब्लड डीमन कोकोफू ने गला घोटकर मारने की कोशिश की थी। आइको उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा था और बिल्कुल सही समय पर यह भयानक सीन देखा।
बिना सोचे वह कोकोफू पर चिल्लाया कि शुजी को छोड़ दे, धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह फ्लेयर फायर करके बैकअप बुलाएगा। कोफू ने स्मर्क किया और शुजी को क्लिफ से छोड़ दिया, जिससे वह नीचे गिरने लगा। इस बात पर आइको को गुस्सा आ गया। डीमन ने कैजुअली कहा कि उसने वही किया जो उसे कहा गया था, तो आइको को खुश होना चाहिए। आइको फ्लेयर फायर करने के लिए ट्रिगर दबाने ही वाला था जब शुजी ने बड़ी मुश्किल से उसे रोक लिया। शुजी किसी तरह एक चट्टान पकड़कर गिरने से बचा। वह आइको से कहता है कि उसकी फिक्र किए बिना चला जाए। कोफू लेकिन क्लियरली कहता है कि उसका इरादा उन दोनों में से किसी को मारने का नहीं है, बल्कि वह उनके लिए एक प्रपोजल लाया है। अगर वे उसके लिए एक रेयर हर्ब ले आए जो उसके जख्मों को ठीक कर सके, तो वह प्रॉमिस करता है कि वह उन्हें इस बेदर्द दुनिया में सरवाइव करने की शक्ति देगा। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। शुजी और आइको मजबूरन इसके लिए राजी हो जाते हैं। उस दिन से वे दोनों कोफू के पक्के स्टूडेंट्स बन गए। तब से कोफू ने उन्हें बेकाबू डीमंस के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने बताया कि ये क्रीचर्स इंसानी आत्माओं से पैदा होते हैं, जो टाइगर के खा जाने के बाद डिमोनिक करप्शन में गिर जाती हैं। वे अपनी इंसानियत खो देते हैं और डरावनी स्पिरिट्स बनकर भटकते हैं। आखिर में अपने मास्टर के लॉयल असिस्टेंट बन जाते हैं। कोफू फिर अपनी फेमस मार्शल टेक्निक आर्ट ऑफ द अनरिस्ट्रेन्ड डीमन इंट्रोड्यूस करता है। उसने बताया कि यह आर्ट भी उसी ट्विस्टेड रूल्स को फॉलो करता है। इसके 3 मेन स्टेजेस हैं, कंप्रेशन यानी दबाव, टेम्परिंग और ट्रांसेंडेंस यानी सबसे ऊंचा लेवल। हर स्टेज के 10 लेवल्स होते हैं। पहला स्टेज एक इंसान की डिमोनिक एनर्जी को पानी की धार की तरह रिलीज करने देता है, जबकि दूसरा स्टेज खून को वेनम में बदल देता है। उनका मास्टर शांति से कहता है कि वह अब फाइनल स्टेज के चौथे लेवल पर है, जहां अच्छाई और बुराई का कोई मतलब नहीं रहता। यह सब डरावना ज्ञान उनके दिमाग में भरने के बाद कोफू अपनी डिमांड क्लियर करता है। वह उन्हें मांगे हुए हर्ब्स लाने का ऑर्डर देता है। बदले में वह उन्हें अपनी स्किल्स सिखाएगा। फिर उनका मास्टर हर्ब का नाम बताता है 100 ईयर स्नो जिनसेंग। आइको कहता है कि ऐसा ट्रेजर उनकी पहुंच से बहुत दूर है और पूछता है कि क्या उनका मास्टर उनके चीफ लो कोर के चैनल्स जो रेन और डुमा रेडियंस कहलाते हैं, खोलकर उनकी थोड़ी सी हेल्प भी नहीं कर सकता। ये बात शॉकिंग थी, लेकिन कोफू मान जाता है। आइको जल्दी से सजेस्ट करता है कि शुजी पहले जाए। वह शुजी से अपनी मेरिडियंस खोलकर उसकी मांगी हुई हर्ब्स ढूंढने जाने के लिए कहता है, जबकि वह खुद हर्ब्स चुनता रहेगा जब तक उसकी बारी नहीं आती। अपना प्लान और रियल दिखाने के लिए वह मजाक करता है कि सेकंड नंबर पर जाना हमेशा टफ काम होता है। शुजी बिना किसी शक के ये आइडिया एक्सेप्ट करता है और निकल पड़ता है। कहानी फिर उसके वापस आने पर शिफ्ट होती है, जहां वह तीरों से भरा हुआ लड डगडगाते हुए वापस आता है। वह चलता फिरता पिन कुशन लगता है। वह बहुत मुश्किल से ज्यादा सारे हर्ब्स जमा करके लाया होता है, इस उम्मीद के साथ कि अब सब ठीक हो जाएगा। वह खुद को मास्टर के पास घसीटता है, लेकिन जब वह अपने सामने का सीन देखता है तो वह शॉक में फ्रीज हो जाता है। कोफू का सिर उसकी बॉडी से दूर पड़ा होता है और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि आइको ही है। उसका दोस्त आइको भी बुरी तरह जख्मी होता है और जमीन पर गिर जाता है। शुजी घबराहट में उसके पास दौड़ता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। आइको कहता है कि उसे शुरू से पता था कि कोफू कभी उन्हें जीने नहीं देगा। एक ही ऑप्शन था, पहले मार दो या बाद में मर जाओ। शुजी सुनता है और समझ जाता है कि इसलिए ही आइको ने उसे पहले भेजा था। अब वह देखता है कि आइको के मेरिडियंस बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। उसके दोस्त ने मास्टर को खत्म करने का प्लान बनाया था, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। शुजी से अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जाती और वह रोने लगता है। आइको धीरे से स्माइल करता है और कहता है कि बुरा मत फील करो, एक बूढ़े को मारना कोई बड़ी बात नहीं। फिर वह बताता है कि उसने शुजी को क्यों बचाया। वह कहता है कि वह टाइगर पिट सेक्ट का आखिरी बचा हुआ मेंबर है। आइको याद करता है कि शुजी ने एक बार कहा था कि सेक्ट हेड और लेडी अच्छे लोग थे। उस दिन से आइको ने शुजी को अपना परिवार समझना शुरू किया, क्योंकि किसी ने भी उसके पेरेंट्स के बारे में कभी इतने अच्छे से नहीं बोला था। अपनी आखिरी सांस के साथ आइको कहता है कि उसे खुशी है कि वह शुजी से मिला, और उसे कहता है कि अगर कभी मौका मिले तो बदला लेना। उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। शुजी अपने दोस्त को यूं ही मरते हुए देख रहा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। कहानी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ शुजी एक डरपोक घोड़े पर सवार है जो कभी भी बेहोश हो सकता है। वह खुद से वादा करता है कि इस दुनिया में जहां उसे वापस भेजा गया है, वह कभी बुराई को रहने नहीं देगा। सबसे पहला प्लान वह बनाता है कि वह किसी भी कीमत पर पूरे क्लैन को तबाह होने से रोकेगा। वह याद करता है कि उसने अभी टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो को बचाया, जो उनका फाइनेंशियल बैकबोन था, और वह सोचने लगता है कि शायद फ्यूचर ऑलरेडी उस तरह बदल रहा है जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। शुजी पास खड़े एक आदमी को कुछ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए आवाज देता है। वह मोटा आदमी शुजी की इस कैजुअल टोन से इतना गुस्से में आ जाता है कि उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शुजी उसके सिर को ऐसे पकड़ लेता है जैसे वो कोई मेलन हो और बोलता है कि अब बोलना शुरू कर। शुजी पूछता है कि क्या ये एरिया टाइगर पिट सेक्ट का है, जिसका लीडर कोगेनन है और जिसकी लेडी शगीन है। डर से कांपता हुआ आदमी मान लेता है कि शुजी जो भी बोल रहा है सब सही है। शुजी फिर पूछता है कि क्या उनका कोई बेटा कोआइको है, लेकिन वह पिटा हुआ आदमी इस बात से इनकार करता है। शुजी सोचने लगता है कि क्या टाइम में पीछे जाने से रियलिटी बदल गई है, हालांकि उसकी यादों से अब भी काफी कुछ मैच करता है। अपनी बात को कंफर्म करने के लिए वह उस आदमी को कॉलर से पकड़ता है और बोलता है कि अगर उसे टाइगर पिट सेक्ट में आइको जिंदा मिला तो वह वापस आएगा और फिर से उसे इसी तरह फिर से पीटेगा।
वह आदमी घबरा जाता है और जल्दी से बताता है कि शुजी का बोला हुआ सब ठीक है सिवाय एक बात के। वह कहता है कि टाइगर पिट सेक्ट के लीडर्स का कोई बेटा है ही नहीं, बल्कि उनकी सिर्फ एक बेटी है। यह सुन के शुजी को शॉक लगता है। उसे इस भयानक सच्चाई का पता चलता है कि उसका दोस्त आइको असल में एक लड़की थी, भले ही उसने हमेशा उसे एक लड़के दोस्त की तरह ट्रीट किया। यह सच उसे दंग कर देता है और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। काफी देर गुजर जाने के बाद वह अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि आइको सच में एक लड़की है। अपनी बात का यकीन करने के लिए वह सोचता है कि अगर वह गोल्डन टोकन दिखा दे तो टाइगर पिट सेक्ट में चुपके से घुस सकता है, लेकिन इससे उसका अंडरकवर रहने का प्लान पूरा खराब हो जाएगा। कुछ दिन बाद वह टाइगर पिट के सेक्ट स्टेबल्स पर अपनी जॉब के लिए लेट पहुंचता है, जहां एक मोटा आदमी वू तुयुन उस होमलेस लड़के पर चिल्लाता है। हाँ, उसने अपनी कवर आइडेंटिटी के लिए होमलेस भिखारी बनने का फैसला किया था। खैर, वह उसे सजा देने का फैसला करता है और उसे घोड़ों का गोबर साफ करने को बोलता है क्योंकि वह फिर से लेट आया। अंदर वह उसे घोड़ों को खाना खिलाने और सारा गोबर संभालने का ऑर्डर देता है। यह भी साफ बोलता है कि यह सड़कों पर रहने से काफी बेहतर है। वह आदमी उससे पूछता है कि क्या वह सब समझ गया, और भाई सीधा उसकी आंखों में घूर रहा होता है। वह बोलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या बकबक कर रहा था, और वो को लगता है कि इसे लास्ट स्टेज ब्रेन रॉट है। फिर वह उस पर चिल्लाता है कि अपनी जॉब को सीरियसली ले, क्योंकि सेक्ट लीडर ने तो तरस खाकर उस जैसे होमलेस लड़के को काम पर रखा था। तभी एक घोड़ा फेंस तोड़ देता है और उस आदमी की नी को बुरी तरह तोड़ देता है। शुजी सोचता है कि यह मॉन्स्टरस घोड़ा आया कहां से। तभी उसे पास से किसी की हंसी सुनाई देती है, जो सीधा जाओ क्लैन के अकड़ू यंग मास्टर से आती है, जो वू को कचरे की तरह देख रहा है। वह आदमी घायल वर्कर को ऑर्डर देता है कि जाने से पहले उसके घोड़े को खाना खिला दे, जबकि दूसरे स्टेबल बॉयज वू को उठाकर ले जाते हैं। उसे याद आता है कि आइको ने उसे बताया था कि उनके क्लैन को खत्म करने में जाओ क्लैन का बड़ा हाथ है, तो वह उनका बदला लेने का डिसीजन लेता है। इसी दौरान टाइगर पिट सेक्ट का लीडर और आइको का बाप कोगेनन नजर आता है और जाओ क्लैन के मास्टर से बोलता है कि वह उसकी उम्मीद से काफी छोटा है। आइको का बाप उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है, और ये कचरा टक्का जवाब देता है और एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही वजह है, वह अपनी फ्यूचर वाइफ को देखना चाहता है। ये सुन के आइको के पापा गुस्से में कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने अपनी बेटी को जाओ क्लैन के कचरे को कब दिया था, लेकिन यह बदमाश जवाब देता है कि अफवाहें तो पहले से ही हैं कि अगले साल वह आइको से जरूर शादी करेगा। आइको के पापा उससे पूछते हैं कि क्या उसने टाइगर पिट सेक्ट की रेपुटेशन खराब करने के लिए खुद ये अफवाह फैलाई है, और यह सुन के जाओ ताइहान जोर से हंसता है, क्योंकि उसके हिसाब से वह सिर्फ आइको को पाने के लिए इतना नीच काम कभी नहीं करेगा। अचानक आइको वहां आ जाती है, जबकि लड़के उसकी ब्यूटी देखकर दंग रह जाते हैं। वह उन्हें कहती है कि कोई और लड़की ढूंढ लो जिसको तुम लोग बेवकूफ बना सको और उसके फैमिली को परेशान करना बंद करो। ताइहान उसे धमकाने की कोशिश करता है और अफवाहों के बारे में बात करता है, लेकिन आइको अपने पापा के साथ मजबूती से खड़ी रहती है और क्लियरली कह देती है कि उसके बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि वह उसके साथ शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ताइहान लड़की को कहता है कि उसकी फैमिली जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगी और उसका घमंड भी साथ ही खत्म हो जाएगा, और फिर डिसाइड करता है कि वह किसी और दिन वापस आएगा क्योंकि उसे एक ब्रॉथल अटेंड करना है। बाहर निकलते वक्त उसका चमचा कहता है कि वह अफवाहों से भी ज्यादा सुंदर है, और यंग मास्टर कहता है कि यही वजह है कि वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। वह उसकी तारीफ में इतना आगे बढ़ जाता है कि कहता है कि उसकी खूबसूरती ऐसी है कि पूरा देश उसके पीछे बर्बाद हो जाएगा, और जोर से कहता है कि यह शर्म की बात है कि इतनी परफेक्ट लड़की टाइगर पिट सेक्ट जैसे छोटे से सेक्ट में पैदा हुई। जब दोनों अपने घोड़े के पास वापस आते हैं, जाओ क्लैन के सबसे बदमाश घोड़े की लगाम पकड़ता है और कहता है कि अब लेडीज डिस्ट्रिक्ट जाने का टाइम है, लेकिन उसका घोड़ा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। जब उसका चमचा घोड़े को चेक करता है तो घोड़ा मुंह से झाग निकालने लगता है और वहीं गिर जाता है, और यंग मास्टर भी जमीन पे गिर पड़ता है। जब दोनों सोच रहे होते हैं कि स्टेबल के लड़के जरूरत पड़ने पे कहाँ गायब हो गए, तब हमारा हीरो चुपके से कॉर्नर के पीछे से देख रहा होता है। वह एक ऐसी टेक्निक यूज करके घोड़े का लिवर निकाल देता है जिससे कोई निशान नहीं छूटता, और इस तरह किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वह जाओ क्लैन के उस आदमी को घूरता है जो आइको के बुरे हाल का जिम्मेदार है। आइको ने उसे बताया था कि टाइगर पिट सेक्ट एक पॉलिटिकल लड़ाई में जाओ क्लैन के हाथों बर्बाद हो गया था, और ताइहान ही वह शख्स था जिसके वजह से यह सब हुआ। इस वजह से आइको अपने सुंदर चेहरे से नफरत करने लगी और उसने अपने ही हाथों से उसे जला दिया। यह बात हमारे लड़के को बिल्कुल गुस्सा दिलाती है और उसे बदला लेने का प्लान शुरू करने के लिए मजबूर करती है। उस रात के बाद वह अकेला सड़कों पर चलता है जब तक कि वह एक फार्मिंग टूल की दुकान तक नहीं पहुंचता, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा एक्स का निशान बना है। हमारा लड़का दुकान में एंटर होता है और अंदर बैठा दुकान का मालिक उससे पूछता है कि वह कौन है। वह अपना नाम शुजी बताता है, लेकिन मालिक जवाब देता है कि वह उसे नहीं पहचानता। एक नशे में धुत बीमार शख्स उससे कहता है कि किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि वह बहुत पहले ही रिटायर हो चुका है। लेकिन शुजी उसके सामने पड़े टेबल पर बैठ जाता है और उसे एक सिंपल हैमर बनाने को कहता है। वह उस हैमर के इंच तक का नाप देता है। ये सुन के वह शराबी दंग रह जाता है।
जो सीरियस हो जाता है क्योंकि इतने स्पेसिफिक नाप का हैमर नेल्स ठोकने के लिए नहीं बनाया जाता। और शुजी ठंडी आवाज में कहता है कि उसने कभी ये कहा ही नहीं कि वह इसे नेल्स ठोकने वाला है। फिर वह आदमी पूछता है कि क्या उसे कुछ और भी चाहिए, और हमारा लड़का उसे एक कस्टम स्पीयर भी बनाने को कहता है। यह सुनते ही वह आदमी अपनी लेफ्ट साइड की एक वेपन को ठोकता है और कहता है कि उसके मास्टरपीस की धार तेज करने में 1 दिन लगेगा। शुजी पूछता है कि क्या उसके पास कोई तेज धार वाली छोटी चीज भी है, तो दुकान का मालिक उस टेबल को जोर से मारता है जिसपे शुजी बैठा है और दिखाता है कि उसमें स्टील के स्पाइक्स भरे हुए हैं। वह कहता है कि वह यह सब खरीदेगा और बाद में अपना सामान लेने आएगा। लेकिन दुकान का मालिक सवाल करता है कि क्या यह भिखारी सा लड़का इसकी कीमत दे भी सकता है। वह कॉन्फिडेंस से कहता है कि वह उसे ट्राई कर सकता है। तो वह आदमी उसे छूते हुए पूछता है कि क्या वह उसकी मरी हुई बेटी को वापस ला सकता है। वह आदमी यह सोच रहा होता है कि क्या यह कोई भूत है। यह कंफर्म करने के बाद कि वह भूत नहीं है, वह आदमी आंसुओं भरी आंखों से शुजी को कहता है कि अगर वह ब्लैक डाउ सेक्ट के हरामियों को मार दे जिन्होंने उसकी बेटी को मारा तो वह दिल से खुश होगा। हमारा हीरो बड़े आराम से इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो वह आदमी दोबारा चेक करता है कि क्या उसे पता भी है कि ब्लैक डाउ सेक्ट क्या है, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि उन्हें जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वह अब उन्हें हिस्ट्री से मिटा देने वाला है। यह कहकर वह उस शख्स से पूछता है कि क्या उसके पास कोई पॉइजन या कुछ काम का सामान है। वह लंगड़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ऐसी बकवास चीजें किसी मेटल की दुकान में मिलती हैं, लेकिन फिर भी वह उसे एक बेयर हाइड का जार देता है जिसमें मियाओ क्लैन का सो कॉल्ड स्पेशल पॉइजन है जिसका उसने कभी टेस्ट नहीं किया। हमारा लड़का जार खोलता है और तुरंत समझ जाता है कि यह पॉइजन तीसरे लेवल का है और उस आदमी को कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर भी वह उसे ले लेता है क्योंकि वह इसका कुछ जुगाड़ निकाल सकता है और कहता है कि बाकी चीजें वह अगले दिन लेगा। बाहर जाते वक्त उसे एक बड़ी हड्डी दिखती है जो बूढ़ा आदमी आमतौर पर जानवर संभालने के लिए यूज करता है। वह फैसला करता है कि जब तक वेपन्स नहीं बनते वह इसे ले जाएगा। दुकान का मालिक सोचता है कि यह लड़का किसी भूत से कम नहीं, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह बस अपनी बेटी का बदला चाहता है। बाद में जब वह ब्लैक डाउ सेक्ट के मेन अड्डे के बिल्कुल सामने पहुंचता है, एनपीसीज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी बड़ी हड्डी से सबको जल्दी से ठोक देता है। पिछली जिंदगी में जब उसने आधे लोगों को भागने दिया था तो उन लोगों ने ही बाद में वापस आकर उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। इसलिए हमारा हीरो फैसला करता है कि इस बार एक भी नहीं बचेगा। जब वह उन एनपीसीज के लाशों के ऊपर से आराम से गुजरता है जिन्हें उसने मारा था, सारा शोर सुनते ही 4 एलीट वॉरियर्स सीन पर आ जाते हैं। हर एक बदसूरत वॉरियर को यकीन नहीं होता कि यह घुसपैठिया बस एक छोटा सा लड़का है, तो वह उसकी नींद खराब करने की सजा देने के लिए उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलिट ग्रुप उसे वीक समझकर अटैक करते हैं, मगर अगले ही पल शॉक्ड हो जाते हैं। उनमें से एक भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। पहले बंदे को वह सीधा उसके नट्स पर लात मारता है, फिर दूसरे की आंखों को अपनी उंगलियों से नोच देता है। यह देखकर बाकी के 2 उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वह एक वॉरियर को अपनी स्पीयर नुमा हड्डी से मार ही डालता है। उसके बाद वह तीसरे को भी खत्म कर देता है। आखिरी वाला चिल्लाता है कि वह उसे बुरी तरह सजा देगा। हमारे शुजी को इस बात पर हंसी आती है कि जब चोरों से कोई चोरी करता है तो उन्हें भी गुस्सा आता है। वह पूछता है कि इतनी छोटी सी बात पर इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि वैसे भी वह उनका सब कुछ चुराने ही वाला है। यह देखकर गुंडा डर जाता है और सोचता है कि यह मॉन्स्टर कौन है, क्योंकि उसने कभी इतनी बेदर्दी से किसी को लड़ते हुए नहीं देखा था। वह सोचता है कि यह लड़का मॉन्स्टर है क्योंकि उसने सिर्फ एक घोड़े की हड्डी से पूरे ब्लैक डाउ सेक्ट को खत्म कर दिया। उसे एक्शन में देखकर उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर उस पर अटैक करने का सोचता है, पर हमारा लड़का एक ही पावरफुल हिट में उसे उड़ा देता है। अपनी मौत के करीब वह गुंडा धीमे से पूछता है कि वह कौन है और उसे किसने भेजा है। वह बताता है कि उस मेटल शॉप वाले ने उसे भेजा था उन सबको मारने के लिए। यह सुन के गुंडा शॉक में आ जाता है कि एक लंगड़े गरीब शख्स ने एक हिटमैन भेजा जिसने उनको तबाह कर दिया। फिर वह अपनी बड़ी हड्डी से आखिरी वार करता है और पूरे ब्लैक डाउ सेक्ट को खत्म करके शुजी वहां से चला जाता है और सोचता है कि अब 4 एलीट लोगों की मौत से हथियारों का पेमेंट कवर हो जाएगा। अब सीन ब्लैक डाउ सेक्ट के मेन बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। जाओ क्लैन का एक मैसेंजर आगे आता है और सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करता है कि यंग मास्टर जाओ ताइहान और उसका बाप गुस्से में है क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप हो गया। मैसेंजर ब्लैक डाउ लीडर गुयोहो की इंसल्ट करता है। कहता है अगर उसने अपने आदमियों को जंगल के डाकुओं के रूप में भेजा होता तो चोरी का सामान और जाओ क्लैन का प्राइज दोनों हाथ लगते। लेकिन जैसे ही वह कहता है कि वह ईविल अलायंस को ट्रिब्यूट नहीं दे सकते, ब्लैक डाउ लीडर के पसीने छूट जाते हैं। गुयोहो गुस्से में टेबल पे मुक्का मारता है क्योंकि उनका पूरा प्लान उल्टा पड़ गया है, और सबसे बुरा यह था कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि इस सब के पीछे था कौन। मैसेंजर दबाव बनाता है, कहता है कि उसे शुरू से ही अपने इलीट लोग भेजने चाहिए थे, लेकिन लीडर योहो उसे ही ब्लेम करता है कि उसने कभी टाइगर पिट सेक्ट के इंसेन लेवल सिक्योरिटी के बारे में वार्न नहीं किया। ये सुन के स्कारफेस योहो को घूरता है और पूछता है कि क्या ये बूढ़ा सच में सारा ब्लेम उस पर डाल देना चाहता है। वह योहो को आंखों में आंखें डालकर क्लियरली कहता है
कि अगर वह दूसरी बार फेल हुआ तो उसका पूरा प्लान खत्म। वह चिल्लाता है कि जाओ का लड़का तब तक खुश नहीं होगा जब तक आइको उसके हाथ नहीं लगती। यह सुन के लीडर योहो इतना गुस्सा हो जाता है कि वह चिल्लाकर उसे चुप होने को कहता है। अचानक दोनों आदमी एक जोर की आवाज सुनकर मुड़ते हैं। सेक्ट लीडर को यकीन नहीं होता कि कोई एंट्रेंस पे है जब 4 एलीट लोग गार्ड कर रहे थे। दोनों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है जब वे दरवाजे के पीछे एक अनजान शख्स को देखते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है 4 सिर बोलिंग बॉल्स की तरह अंदर घुसते हैं। दोनों आदमी अपना दिमाग खो देते हैं जब वे उन एलीट्स के कटे हुए सिर देखते हैं। यह देखकर स्कारफेस के पसीने छूटने लगते हैं। सोचता है शायद ये अटैकर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का कोई मास्टर है। डर के मारे वह बंदा चिल्लाता है कि वह जाओ क्लान से है और ब्लैक डाउ सेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात से हमारा लड़का इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने ही लिप्स इतने जोर से काटता है कि उनसे खून बहने लगता है। फिर वह खून सीधा उस जाओ क्लान के बंदे की आंखों में थूक देता है। कंफ्यूज्ड वह बंदा बार बार कहता है कि वह ब्लैक डाउ सेक्ट से नहीं है, जबकि उसकी आंखें लाल होकर जलने लगती हैं। असल में डीमन आर्ट्स यूजर का खून इतना टॉक्सिक होता है कि वह पॉइजन की तरह काम करता है। हमारा लड़का जाओ गाई को दर्द में देखकर मजे लेता है क्योंकि उसका खून शायद पेपर स्प्रे से भी ज्यादा जलता है। उसके बाद स्कारफेस पागल हो जाता है और उस पर तलवार चला देता है, लेकिन वह आसानी से उसके वार से बच जाता है जो उन 4 एलीट्स के वार से काफी वीक होता है। फिर उसके हथियार से एक खूनी महक उभरने लगती है। वह अपनी डीमन आर्ट्स को एक्टिवेट करता है और स्कारफेस को तुरंत रियलाइज हो जाता है कि उसका सामना एक डीमन से है। वह फिर से तलवार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पीछे उछलने पर मजबूर कर देता है और उसके कंधे पर एक कट लगा देता है। उसके एक ही वार में इतनी शक्ति होती है कि जमीन पर बस केचप के छींटे रह जाते हैं। इस दौरान लीडर योहो अपना दिमाग खो रहा है। इंसानियत के दुश्मन एक शैतान को देखकर जो अच्छे और बुरे के बीच की लाइन से काफी आगे निकल चुका है। वह यकीन नहीं कर पाता कि एक डीमन उसके दरवाजे पर खुद आया। ब्लैक डाउ का लीडर जानता है कि डीमन से कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन इस बूढ़े के पास एक बैकअप प्लान है। वह चुपके से पीछे सरकने लगा जब शुजी लड़ रहा था और आखिर में वह बटन दबाता है जो डायरेक्टली इविल अलायंस को बुलाता है। जब वह धीरे से निकलने की कोशिश करता है तो हमारा लड़का अपना नाम बताता है और बूढ़े को वहीं रुकने पर मजबूर कर देता है। ये बूढ़ा यकीन नहीं कर सकता कि यह लड़का डीमन आर्ट्स का यूजर होकर भी इतना होश में है कि बात कर सकता है। इससे वह सोचने लगता है कि क्या शुजी ने अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल कर ली है। शुजी के डीमन एनर्जी पर इतना कंट्रोल देखकर ब्लैक डाउ का लीडर तुरंत घुटने पर आ जाता है और मास्टर से जीने की भीख मांगने लगता है। हर 3rd लेवल के विलन की तरह वह कहता है कि शुजी जो बोलेगा वह करेगा। वह शुजी को बताता है कि अगर उसने इविल अलायंस को ऑफरिंग नहीं दी तो उसे सजा मिलेगी और ये भी हिंट देता है कि यह शुजी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा लड़का इस बूढ़े के तेज दिमाग से इम्प्रेस्ड होता है और साथ ही उसे ऑर्डर देता है कि अगर जीना है तो मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह छोड़ दो। योहो को अपने कानों पर यकीन नहीं आता, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि यह एक ही शर्त है उसे जीने देने की। ब्लैक डाउ का लीडर समझ जाता है कि मार्शल आर्ट्स छोड़ना मौत के बराबर है, तो एक आखिरी बार वह अपनी तलवार निकालकर लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन शुजी पहले ही जान चुका था कि यह डरपोक कभी मार्शल आर्ट्स छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा और जैसे ही बूढ़ा अपनी बेकार तलवार निकालता है, शुजी अपना हथियार चला देता है। उसी वक्त बूढ़ा आदमी शुजी के वार देखकर समझ जाता है कि वह डीमन आर्ट्स का मास्टर नहीं है। वह गुस्से में आ जाता है कि एक नौसिखिए ने उसको इस तरह धमकाने की कोशिश की। हमारा लड़का उस बेवकूफ बूढ़े पर हंसता है जो आखिर में सब समझ गया, लेकिन वह फिर भी खुश है कि यह फाइट इस तरह से एंड हो रही है क्योंकि अब वह अपने दुश्मन का पुराने तरीके से सामना कर सकता है। अचानक ब्लैक डाउ सेक्ट का लीडर अपनी पूरी बॉडी में शेडेड पेन फील करता है और सोचता है कि क्या इसके पीछे भी शुजी ही है। हमारा लड़का उस आदमी का थैंक्स करता है क्योंकि उसने शुजी का काम और मजेदार बना दिया था। फिर वह ब्लैक डाउ वॉरियर्स की आत्माओं को छोड़ता है ताकि वे अपने लीडर को पूरी तरह खत्म कर दें। योहो उन पर पूरी शक्ति से वार करता है और फिर शुजी पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह शुजी का सामना बिल्कुल नहीं कर पाता, जो उसके सारे के सारे वार स्मूथली रोक देता है, जिसके बारे में बूढ़ा सोच भी नहीं सकता था। अपने आखिरी पलों में योहो समझ जाता है कि शुजी की मूवमेंट्स का मकसद उसे हर हाल में खत्म करना था और सोचता है कि शुजी को डिस्क्राइब करने के लिए डीमन से बेटर वर्ड कोई नहीं है। उसके बाद एक भयानक पंच उसकी चिन पर लगता है जिसकी वजह से वह जोर से दीवार के साथ टकराता है। साथ ही कुछ पेपर्स हवा में उड़ते हैं जिनमें से एक इस बात का प्रूफ होता है कि ब्लैक डाउ सेक्ट स्लेव्स को गंदे लोगों के हाथ बेचकर उससे ढेर सारा पैसा कमा रहा था। बूढ़ा आदमी माफी मांगता है, लेकिन शुजी कहता है कि कितने ही बेचारे मरने वालों ने उससे इसी तरह माफी मांगी होगी। यह कहकर वह बूढ़े के कपड़ों को आग लगा देता है और अपनी बोन ऑफ जस्टिस नीचे करता है जमीन पर एक और खूनी पेंटिंग बनाने के लिए। उसके बाद हमारा हीरो ब्लैक डाउ सेक्ट लीडर की रूह भी खा जाता है और यह सोचकर एक्साइटेड हो जाता है कि आखिरकार उसे कोई यूजफुल आत्मा मिल गई है। तभी उसे रूम के बाहर से धीमा सा शोर सुनाई देता है। जैसे ही वह बाहर कदम रखता है तो उसके सामने एक आर्म्ड वॉरियर्स का ग्रुप आता है जो लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है और वह समझ जाता है कि अभी उसके लिए एक लंबी और खूनी रात बाकी है। अगले दिन टाइगर पिट सेक्ट में वू स्टेबल बॉयज को गुड न्यूज देता है कि पूरी ब्लैक डाउ सेक्ट का सफाया हो गया और उनकी मेन बिल्डिंग जलकर राख हो गई। वह बताता है कि टाइगर पिट सेक्ट पर उनका काफी कर्ज था। अब जब वह कचरा साफ हो गया तो कोई कर्ज भी नहीं बचा।
स्टेबल बॉयज उस अनजान हीरो के लिए रिस्पेक्ट फील करते हैं जो इसके पीछे था, जबकि वो हमारे हीरो पर चिल्लाता है, पूछता है कि क्या उसने आखिर में घोड़े का गोबर साफ कर लिया। उसके सीरियस एक्सप्रेशंस देखकर मोटा आदमी उसकी बेइज्जती शुरू कर देता है और हमारा लड़का सोचता है कि उसे अपना गोल्डन टोकन दिखाकर चुप करा दे, लेकिन वह डिसाइड करता है कि जब तक जाओ क्लैन का मसला हल न हो वह इसे छुपाए रखेगा और इसके बजाय वो उसे जो चाहे सजा दे सकता है। उसी समय दरवाजे से एक नरम आवाज आती है जो मोटे आदमी को रुकने के लिए कहती है और हमारा हीरो एक जाना पहचाना चेहरा देखकर शॉक्ड हो जाता है। वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि आइको पहले से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई है, खासकर जब वह उसके चेहरे को अपनी पास्ट लाइफ से कंपेयर करता है। वह मोटे बंदे को समझाती है कि नए बंदे के साथ थोड़ा अच्छा बिहेवियर रखे क्योंकि वह तो बस एक बच्चा है। मोटा बंदा बोलता है कि शायद ये थोड़ी देर काम करके ही भाग जाएगा, लेकिन एइको कहती है कि जिसका जहां नसीब लिखा होता है वह वहीं जाता है, इसलिए टाइगर पिट सेक्ट खुद से जुड़े हर बंदे को दिल से कीमती समझता है। शुजी को याद आता है कि पुरानी एइको भी बिल्कुल यही बात कहती थी। वह मोटे बंदे को बोलती है कि शायद बाद में वे लोग दोबारा मिलें और एक परिवार की तरह करीब हो जाएं, जबकि वो उसके भाषण से थोड़ा तंग हो जाता है। वह शांति से हमारे लड़के को कहती है कि अगर कोई उसे यहाँ पर नया होने की वजह से तंग करे तो वह कभी भी उसके पास आ सकता है। उसकी यह मीठी बातें शुजी को पूरा हिला देती है क्योंकि उसका चेहरा और आवाज बिल्कुल अलग है, लेकिन उसकी वही पुरानी मासूम आंखें अभी भी वैसी ही हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। हमारा हीरो जवाब देता है कि अगर कोई उसे भी परेशान करे तो वह भी उसके पास आ सकती है। यह सुन के आइको और पीछे खड़े लोग पूरी तरह से दंग रह जाते हैं कि उसने एक नोबल लेडी से ऐसी बात कैसे बोल दी, लेकिन आइको बस स्माइल करते हुए धीरे से कहती है कि वह यह बात याद रखेगी। उसी रात के बाद हमारा लड़का एक बड़े से घास के ढेर के पास जाता है जिसके नीचे असल में उसके सारे वेपन्स छुपे हैं। वह अपना गियर पहनता है, अपना वेपन उठाता है और बदले की आग में निकल पड़ता है। जाओ क्लैन की मेन बिल्डिंग के पास पहुंचकर वह निंजा की तरह इतनी तेजी से फ्रंट एंट्रेंस से निकल जाता है और गार्ड्स को जरा भी शक नहीं होता। वह बहुत इजीली गार्डन पार करता है और सिक्योरिटी गार्ड की गर्दन में पीछे से चाकू घुसा देता है। उसके बाद वह हिटमैन आराम से लाश को कॉर्नर में ऐसे छुपा देता है जैसे कि पीछे खून के धब्बे दिखाई ही नहीं दे रहे। फिर वह अंदर जाता है जहां दो लड़कियां कॉन्फिडेंस से कह रही होती हैं कि टाइट सिक्योरिटी की वजह से यहाँ कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि ब्लैक डाउ इंसिडेंट ने सबको डराया हुआ था। तभी शुजी जब सामने दो गार्ड्स को देखता है तो एक गार्ड की तरफ लोहे का ब्लेड फेंकता है और वह ब्लेड उसके पैर के अंदर तक घुस जाता है, जबकि वह आदमी दर्द से चीखता है और लड़खड़ाता है। शुजी आराम से फ्रंट डोर से अंदर चला जाता है और फिर उसे बेहोश कर देता है। एक गार्ड को काफी देर से वहां बैठा देखकर दूसरा गार्ड जो सूखी रोटी खा रहा था उस पर गुस्सा हो जाता है, जो बार बार काम चोरी करता है। उसे आगे से कोई जवाब नहीं मिलता और यह बात उसे इतना गुस्सा दिलाती है कि वह अपने आलसी साथी को सबक सिखाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। दरअसल उस गार्ड की यूनिफॉर्म में शुजी छुपा बैठा था और दूसरे गार्ड के करीब आने से पहले ही उसकी आंखों से अचानक ही खून बहने लगता है और वह उसी जगह मर जाता है। जब दूसरे गार्ड्स करीब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसे जहर दिया गया था। वे डिसाइड करते हैं कि शेफ से पूछताछ की जाए और बिल्डिंग को लॉकडाउन कर देते हैं, लेकिन ये तो शुजी का फाइनल फॉर्म भी नहीं है क्योंकि ये सब तो बस उसके लिए वार्म अप था। वह तो अभी तक बस उस गियर को टेस्ट कर रहा था जो मेटल शॉप ओनर ने उसे दिया था। ये काम खत्म करके वह डिसाइड करता है कि अब जाओ क्लैन का नाम हिस्ट्री से मिटा देना है। HQ के अंदर एक गार्ड शिकायत करता है कि ब्लैक डाउ इंसिडेंट के बाद इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाना ओवर रिएक्शन लगता है और उसका दोस्त भी इस बात से एग्री करता है। उसी समय हमारा लड़का पेपर डोर्स के थ्रू एक धमाकेदार एंट्री मारता है और उनकी गर्दनें उड़ा देता है। उन्हें कुछ पता चलने से पहले ही शुजी अपना काम कर चुका होता है। जब वह स्टेयर्स से ऊपर जा रहा होता है तो एक गार्ड उसे यूनिफॉर्म में देखकर नीचे के शोर के बारे में पूछता है और कहता है कि उनका मास्टर सो रहा है, लेकिन गार्ड शुजी के हाथ में यूजुअल सोर्ड के बजाय खूनी स्पीयर पकड़े हुए देखकर कंफ्यूज हो जाता है। बाकी लोग जल्दी ही अलर्ट हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि घुसपैठिए ने एक ही झटके में उस गार्ड को मार गिराया है, लेकिन वे भी अलार्म बजाने से पहले ही मौत के घाट उतर जाते हैं। इसके बाद दो और गार्ड्स अंदर भागते हुए आते हैं, इस कंफ्यूजन में कि एक घुसपैठिया इतने अंदर कैसे आ गया और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला। उन्हें भी जमीन पर बिखरे हुए आयरन ब्लेड से पेनफुल पेडिक्योर मिलता है। उन्हें दर्द से मुक्ति दिलाने के बाद शुजी शांति से मास्टर के चेम्बर्स की तरफ बढ़ता है। अंदर जाते ही उसे तुरंत पता चल जाता है कि जाओ क्लैन हेड का लेवल ब्लैक डाउ के लीडर योहो से बिल्कुल अलग है। खून की प्यासे लड़के को देखकर बूढ़ा उसे कहता है कि कम से कम दरवाजा नॉक करके अंदर आना चाहिए। उसी समय शुजी गुस्से में आ जाता है उस शैतान के सामने खड़ा होकर जिसने अपने फायदे के लिए हजारों को मार दिया और आइको की जिंदगी को नरक बना दिया। बूढ़ा पूछता है कि वह रात के समय यहाँ क्यों आया है और शुजी तुरंत जवाब देता है कि क्या वह सच में जाओ युकी है। बूढ़े को उसकी यह बदतमीजी वाली टोन पसंद नहीं आती और उसे रिस्पेक्ट से बात करने को कहता है। फिर पूछता है कि वह कहाँ से आया है। वह समझ जाता है कि हमारा लड़का किसी भी राइचस सेक्ट से नहीं है और एक एक करके सब क्लैंस के नाम गिनाते चला जाता है। इस दौरान शुजी उसे जांचते हुए सोचता है कि यह फाइट काफी टफ होने वाली है और शांति से बोलता है कि वह टाइगर पिट सेक्ट से है। यह जवाब यूकी को शॉक कर देता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि टाइगर पिट ऐसा मॉन्स्टर भी रेज कर सकता है।
बूढ़ा उसके और क्लैन के कनेक्शन के बारे में और पूछता है और शुजी कहता है कि वह बस एक गेस्ट है। यूकी सोचता है कि यह लड़का कोई फाइटर है या शायद घोड़ों की देखभाल करने वाला, लेकिन फिर वह इस ख्याल को झटक देता है जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी तलवार निकालते हुए शुजी को वार्न करता है कि यहाँ कदम रखना अपनी मौत का वारंट साइन करने के बराबर है और पूछता है कि क्या वह इससे अग्री करता है। हमारा लड़का एक पल के लिए आंखें बंद करता है और सोचता है कि इस बंदे का मिलना एक सपने जैसा लगता है। अपनी पास्ट लाइफ में यह बूढ़ा शांति से जी रहा था जबकि आइको चुपके से दर्द सहते सहते मर गई। शुजी को यकीन होता है कि इस बार सब काफी अलग होगा। इस बदले की आग के साथ जो उसके अंदर जल रही है, शुजी अपना स्पीयर निकाल लेता है और फाइट के लिए खुद को तैयार करता है। वह बदले की कसम खाता है और फाइट शुरू हो जाती है जब वह अपने स्पीयर से बूढ़े की तलवार को रोक देता है। ये बात यूकी को एकदम शॉक कर देती है, जो तुरंत एक कदम पीछे हट जाता है। डरी हुई नजरों से वह पूछता है कि क्या शुजी ने अभी मैजिक यूज किया और उसे जाओ क्लैन के सीक्रेट आर्ट्स क्यों फील हो रहे हैं। शुजी वापस उसी से सवाल पूछ लेता है, पूछता है कि यह ख्याल उसके दिमाग में आया कहां से। वह जानता है कि अपनी 9th लेवल कंप्रेशन स्टेज स्पिरिट पावर के साथ वह इस बूढ़े मॉन्स्टर के इक्वल खड़ा है। दोनों आदमी फिर ऑरा फार्मिंग कॉन्टेस्ट की तरह पावर अप करते हैं और शुजी अपना फोकस शार्प रखता है, ये जानते हुए कि असली फैसला यहाँ उनके एक्सपीरियंस का फर्क होगा। दोनों फिर से टकराते हैं और बूढ़ा एक आती हुई स्ट्राइक को रोकता है और कहता है कि यह बुरा नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही। वह स्पीयर को साइड पर करता है, चिंगारियां उड़ती हैं और वह ताना मारता है कि ऐसे सस्ते ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। ये झुर्रियों वाला बूढ़ा शुजी की आंखों में आग देखकर अपनी आंखें सिकोड़ता है, सोचता है कि शुजी कैसे लड़ने का प्लान बना रहा है, लेकिन भाई साहब जरा भी नहीं घबराते। यूकी एक पल के लिए रुकता है और स्पीयर सीधा उसके चेहरे पर जा लगता है। शुजी एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं पड़ता। तभी कुछ बाल खून के साथ जमीन पर गिरते हैं। पसीने में डूबा बूढ़ा बोलता है कि वह सच में थोड़ी देर के लिए मरते मरते बचा। स्ट्राइक ने उसकी गर्दन को थोड़ा सा घायल कर दिया था। वह इसे झटकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने भी शुजी के निचले जिस्म पर कट लगाकर उसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। हमारा लड़का टेंस हो जाता है, जानता है कि यह आसान नहीं होगा क्योंकि उसका सामना एक सीजन्ड वेटरन से है। बिना सोचे शुजी 2 वेपन्स उसकी तरफ दागता है, लेकिन बूढ़ा अपनी तलवार से उन्हें इजीली रोक देता है। जो एक हड्डी जो उसकी तरफ फेंकी गई थी उसे भी साइड पर करता है और हंसता है जैसे वह मजे ले रहा हो। वह कहता है कि वह जानना चाहता है कि शुजी को किसने ट्रेन किया और ऑफर भी देता है कि उसे अपना स्टूडेंट बना ले। लेकिन हमारा लड़का इस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वह देख सकता है कि बूढ़ा इन सब बातों के नीचे कुछ प्लान कर रहा है। तभी यूकी बिजली की तरह आगे बढ़ता है। शुजी पीछे होने की कोशिश करता है और एक लाश के साथ टकरा जाता है। वह अपनी किस्मत को कोसता है जब बूढ़ा कहता है कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। एक ही मूव में तलवार शुजी की चेस्ट में घुस जाती है, खून हर तरफ बिखरता है। अपनी पकड़ टाइट रखते हुए यूकी मुस्कुराता है और कहता है कि यह काबिले तारीफ है कि शुजी चीखा तक नहीं। वह अपनी कटी हुई दाढ़ी को सहलाता है और कहता है कि शुजी उसके बेकार बेटे से काफी ऊपर है। इसी वजह से वह एक स्ट्रांग लड़की चाहता है ताकि वह कमजोर लड़का मरने से पहले बच्चे पैदा कर सके। भाई साहब इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करता और वह अपने हाथों से तलवार पकड़ लेता है। बूढ़ा शॉक्ड हो जाता है। शुजी गुस्से में बोलता है, पूछता है कि क्या वह सच में नहीं जानता कि उसके पास मरने से पहले कितना समय बचा है, लेकिन बूढ़ा सुन नहीं रहा। वह इस बात से इतना शॉक में है कि उसकी तलवार 1 इंच भी नहीं हिल रही। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब उसे यह एहसास होता है कि शुजी ने पूरी शक्ति से तलवार को अपनी पसलियों से रोक दिया। वह फिर सोचता है कि क्या लड़के ने जानबूझकर स्ट्राइक ली थी ताकि उसे एक चांस मिल सके। इसी दौरान शुजी क्लियरली कहता है कि अब वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वह बोलता है कि वह चिल्लाकर बताएगा कि इस बूढ़े के पास कितने दिन बचे हैं। वह जाओ युशु का नाम पुकारता है और बूढ़ा तुरंत अपना कंट्रोल खो देता है। डर उसकी रगों में दौड़ जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि उस जैसा शक्तिशाली इंसान कैसे डर सकता है। यह एक बच्चों वाली हरकत है। जब शुजी दोबारा उसका नाम पुकारता है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। युशु घबरा जाता है। बुरी तरह सहमता हुआ वह अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है और जब शुजी तीसरी बार उसका नाम पुकारता है तो एक डिमोनिक हाथ बाहर निकलता है, सीधा बूढ़े की तरफ बढ़ता है। बूढ़ा पूरी तरह टूट जाता है। वह अपने शब्दों को भी जोड़ नहीं पाता। फिर जब डीमन हाथ उसके करीब आते हैं तो वह अपनी पूरी शक्ति से चीखता है। उसी पल हमारा लड़का बिना किसी झिझक के अपनी तलवार उसके दिल में घुसा देता है। यूशु खून थूकता है, पूछता है कि एक छोटा सा लड़का उसके खिलाफ मर्डर इंटेंट इल्यूजन मैजिक कैसे यूज कर सकता है। शुजी ठंडी आवाज में जवाब देता है, कहता है कि बूढ़े ने शायद हजारों फाइट्स लड़ी होंगी, लेकिन उसके लिए वह बस ट्रेनिंग मोड थी। वह तलवार को और अंदर घुसा देता है, ताना मारता है कि असली डेथ बैटल्स बिल्कुल अलग लेवल के होते हैं, खासकर उस तरह का नरक जिसमें से वह खुद गुजरा है। उसके मुकाबले में ये फाइट तो कुछ भी नहीं। अपनी आखिरी सांसों में यूशु एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है। वह शुजी से अपने बेटे को छोड़ने की बात करता है। अपना हैमर ऊपर उठाकर हमारा लड़का उसकी बात को बिल्कुल ठुकरा देता है और उसका सिर टमाटर की तरह कुचल देता है। हथियार को ऊंचा उठाता है जो अब खून से लथपथ है।
वह मजाक उड़ाता है कि युशु इस जन्म में अपने बदसूरत पोते को कभी नहीं देख पाएगा। फाइट खत्म होने के बाद शुजी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है। सोचता है कि आगे बढ़ने से पहले उसे थोड़ी रिकवरी चाहिए, लेकिन तभी उसके सेंसेस अलर्ट हो जाते हैं। उसे लगता है कि कुछ गलत है। वह अंदर वाले रूम में कदम रखता है। उसे टेबल पर 2 ताजा बनी चाय के कप दिखते हैं और वह क्लूज जोड़ता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई और भी छुपा हुआ था। बिना वक्त गवाए पैसेताई वह एक बड़ा सा पॉट तोड़ देता है, जिसमें से एक डरा हुआ लड़का बाहर निकलता है। वह लड़का पीछे हटता है और शुजी से करीब ना आने के लिए कहता है। हमारा लड़का अपना सिर पीटता है, सोचता है कि इस तरह के कचरे की वजह से ही इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वह उस लड़के के बाल पकड़ता है और उसका मजाक उड़ाता है। पूछता है कि क्या सारी दौलत और ताकत सच में उसे हीरो बनाती है, लेकिन बूढ़े का बेटा एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो शुजी एक ईविल स्माइल करता है और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि अब वह इस डरपोक को सच में एक चमकता सितारा बनाएगा। शुजी सीरियस होकर कहता है कि आज रात यह लड़का एक आइडल बनेगा। अगले ही दिन पूरे एरिया में पोस्टर्स लग जाते हैं जो हर तरफ से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पोस्टर्स में लिखा है कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और ब्लैक डाउ सेक्ट दोनों ही करप्ट थे, तो किसी ने सुपरमैन बनकर इंसाफ कर दिया। गलियों में लोग बातें करते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। चर्चा करते हैं कि किसी अनजान हीरो ने ब्लैक डाउ सेक्ट और जाओ क्लैन को आसानी से खत्म कर दिया। आखिर में वे स्माइल करते हैं इस खुशी में कि करप्ट कीड़े साफ हो गए। फिर भी एक सवाल उन्हें परेशान करता है, कौन है वह शख्स जो इतना शक्तिशाली है कि इतने बड़े पावर हाउसेस को तबाह कर सके। सीन वू के पास शिफ्ट होता है, जो अपने साथियों को बताता है कि उसने सुना है कि अनजान हीरो ने युशु का नाम 3 बार पुकार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह अफवाह सबको हिला देती है। वे चुपके से कहते हैं कि शायद यह हीरो खुद मौत का फरिश्ता है। वू और बताता है कि आखिर में जाओ क्लैन मास्टर आंसुओं में डूब गया था, जो उन्हें और भी डरा देता है। तभी एक आवाज बोलती है कि वह यहाँ पहले से ही है, और यह सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। इसी दौरान आइको इस अनजान हीरो की सोच में डूबी है जिसने टाइगर पिट सेक्ट का बदला लिया। भले ही वे लोग कचरा थे, लेकिन उनकी मौत का जश्न मनाना उसे थोड़ा गलत लगता है। वह सोचती है कि यह शख्स कौन हो सकता है और वह उसके क्लैन की मदद क्यों कर रहा है। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है। आइको ने एक बार चिट्ठी में लिखा था कि एक अनजान शख्स गोल्डन टोकन लेकर सेक्टी में आएगा, लेकिन आइको को कोई ऐसा शख्स याद नहीं जो आया हो। तभी उसके घोड़े की लगाम खींच जाती है और वह अपने ख्यालों से निकलती है। पूछती है कि वह कहाँ है। वह आगे देखती है और एक झील का खूबसूरत मंजर उसे शॉक्ड कर देता है। वह लड़की शुजी की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि उसे कैसे पता था कि उसे झील पसंद है। हमारा हीरो बस इतना कहता है कि उसने पहले बताया था। यह सुनकर वह कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने ऐसा कब कहा। शुजी सोच में डूब जाता है। याद करता है कि जब भी आइको स्ट्रेस में होती थी, वह हमेशा झील के बारे में बात करती थी। वह कुछ हर्ब्स निकालता है और उन्हें जला देता है, जिससे धुआं झील के ऊपर उड़ता है। आइको एकदम खुश हो जाती है, समझ जाती है कि यह इंसेक्ट रिपेलेंट है जो उसे झील आने पर हमेशा चाहिए होता है। एक खुशी भरी स्माइल के साथ वह पूछती है कि क्या वह अपने पहले काम में भी इतना ही काबिल था, अपने अंदर के पोएट को जगाते हुए। शुजी जवाब देता है कि जब लोग उसे परिवार की तरह ट्रीट करते हैं तो वह भी उनका इसी तरह ख्याल रखता है। वह उसके शब्दों को समझने के लिए रुकती है, फिर कहती है कि वह उसके राज जानने के लिए उसे फोर्स नहीं करेगी। इसके बजाय वह अपना हाथ बढ़ाती है और कॉन्फिडेंस से कहती है कि टाइगर पिट सेक्ट में सब परिवार हैं। यह बात शुजी को उसकी पुरानी जिंदगी के आखिरी पलों की याद दिलाती है जो उसने अपने दोस्त के साथ बिताए थे। उस समय आइको ने बताया था कि वह टाइगर पिट सेक्ट की वारिस थी, और हमारे हीरो ने उससे पहले कहा था कि सेक्ट का मास्टर और उसकी वाइफ अच्छे लोग थे। उसी समय से आइको ने भी उसे अपना परिवार समझना शुरू कर दिया। तभी एक जोर की आवाज सुनाई देती है जो सेक्ट की इकलौती वारिस को पब्लिक में हाथ पकड़ने के लिए पुकारती है। एक चलते फिरते बिग मैक जैसा आदमी चिल्लाता है कि एस्कॉर्ट्स वापस आ गए हैं। यह सुनकर आइको एक्साइटेड हो जाती है, जबकि शुजी वहीं खड़ा रह जाता है, थोड़ा उदास सा, अपने घोड़े की लगाम खींचते हुए। वह जल्दी से माफी मांगती है कि बात अधूरी छोड़ रही है और उसे रात के फीस्ट के लिए इनवाइट करती है। यह कहकर वह दौड़ पड़ी और वो उसके पीछे भागता है, चिल्लाता हुआ कि रुक जाओ, उन्हें दूर जाते देखकर। हमारा लड़का आखिर में अपने आप से स्माइल करता है और मान लेता है कि यह लाइफ भी बुरी नहीं है, जबकि उधर वो अब भी आइको के पीछे भाग रहा है। वक्त आगे बढ़ता है और बैंकेट का सीन आता है, जहां सब लोग उस अनजान हीरो के लिए टोस्ट उठाते हैं जिसने उन्हें बचाया। मास्टर सबको ऑर्डर देता है, आज जिसका जितना मन है उतना पियो। इससे पूरा हॉल में एकदम हंगामा खड़ा हो जाता है। हमारा हीरो शांति से अपना खाना एंजॉय कर रहा है, लेकिन तभी कोई उसके कंधे पर एक भारी हाथ रखता है। वो और उसके साथी पूछते हैं कि वह यंग लेडी के इतना करीब कैसे पहुंच गया। परेशान होकर वो इम्पेशेंट हो जाता है और सारा प्रीमियम खाना भी छीन लेता है, जब तक शुजी आखिर में सच नहीं बोल देता। उसी समय आइको वहां आती है और गुस्से में पूछती है कि क्या ये इडियट सच में शुजी को पहले की तरह फिर से बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बुलीज तुरंत बहाने बनाने लगते हैं जब उन्हें आइको की भयानक मौत वाली नजरें पीछे से घूरती हुई फील होती हैं। आखिर में वह उन पर हाथ उठाती है
और फिर शुजी को एक गरम डंपलिंग खिलाती है, उसे याद दिलाती है कि जब भी ये लोग उसे परेशान करें उसे बताना था। उसे दुबला पतला देखकर वह गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर यह मोटा लड़का उसका खाना छीने और उसके लिए कुछ नहीं छोड़े तो शुजी सीधा उसके पास आ जाए। तभी उसके फादर उसे पुकारते हैं तो वह उसे ठीक से खाना खाने को कहती है और एक हल्की सी स्माइल के साथ चली जाती है। जैसे ही वह जाती है वे 3 इडियट्स फिर से शुजी के खिलाफ बकवास शुरू कर देते हैं और फिर यंग लेडी के ऑर्डर के मुताबिक उसे खाना खिलाने लगते हैं। पहले एक उबली हुई गाजर उसके सिर पर फेंकते हैं, लेकिन भाई बस अपना सिर थोड़ा झुकाकर उससे बच जाते हैं। वे 3 इडियट्स फिर एक साथ मिलकर उसे हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुजी आराम से मीट चुनता है और वेजीज को गजब के स्टाइल से रोकता करता है। इधर आइको के पेरेंट्स के पास उन्हें सुकून मिलता है कि एस्कॉर्ट सेफ वापस आ गए और वह हेड एस्कॉर्ट शुएका का उसके एफर्ट्स के लिए थैंक्स करते हैं। वह हम्बल रहकर वापस थैंक्स बोलती है और आइको उसके शानदार काम को ऑनर करने के लिए उसके लिए चाय डालती है। उसके बाद वह आइको से उस गेस्ट के बारे में पूछती है जिसे गोल्डन टोकन लेकर आना था, लेकिन आइको कहती है कि ऐसा कोई शख्स कभी आया ही नहीं। यह सुनकर वह थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि वह उस जवान लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने अपनी सुपर की अमेजिंग स्किल्स के साथ जंगल के डकैतों को, जो असल में ब्लैक डाउ के लोग थे, आसमान में उड़ा दिया था। वह दिल से चाहती है कि कोई ऐसा शख्स उसके लोगों को ट्रेन करे, लेकिन आइको उसे रिलैक्स करने को कहती है और पार्टी एंजॉय करने को बोलती है। वह हेड एस्कॉर्ट को याद दिलाती है कि सब इतने निश्चिंत और खुश सिर्फ उसकी वजह से हैं और यह सब उसकी शक्ति की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो वह लेडी स्पेशल ड्रिंक के साथ थोड़ी सी खुशी में डूबने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी उसे दूर से एक हंगामा दिखता है और वह उसी स्पीयर वाले लड़के को देखती है जो पहले मिला था। लेकिन हमारा लड़का जल्दी से उसे इशारा करता है कि वह अपना मुंह बंद रखे और बस एक सीरियस नजर से यह मैसेज दे देता है कि वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। वे 3 इडियट्स फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एक चिड़चिड़ा आदमी उन्हें टाइम आउट लेने और चुप रहने को कहता है जब तक वह अपना खाना एंजॉय कर रहा है। इससे वो गुस्से में आ जाता है और उस होमलेस दिखते बंदे को कहता है कि शुक्र मना कि सेक्ट उस जैसे लोगों को यहाँ खाना भी दे रही है। ये इंसल्ट सुनकर वह आदमी डिसाइड करता है कि इस मोटे को रिस्पेक्ट का असली सबक सिखाए, लेकिन उससे पहले हमारा लड़का बीच में आ जाता है ताकि वह आदमी कोई परमानेंट डैमेज न करे। मिस्टर होमलेस इंप्रेस हो जाता है और शुजी के इतने अच्छे स्किल्स देखकर कहता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। फिर वह उस ग्रीजी बिग मैक को ऑर्डर देता है कि छोटे लड़के का सही से थैंक्स करे क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, और बिना एक और शब्द बोले चला जाता है। इसके साथ वह जोर से अनाउंस करता है कि इतने शानदार बैंकेट में खाने से वह बहुत खुश है, लेकिन उसे बुरा लगता है कि ऐसे मौके पर सबको ठंडा ड्रिंक पीना पड़ रहा है। वह ऑफर करता है कि वह उन्हें गर्म करेगा। वह आराम से अपनी उंगलियां टेबल पर रखता है और अपने हाथों के मैजिक से सारे ड्रिंक्स गर्म कर देता है, लेकिन वह इतना ज्यादा गर्म कर देता है कि वह सेकंड में भाप बनकर उड़ जाते हैं। वह होमलेस बंदा एक अकड़ वाली स्माइल देता है जब सब उसकी मास्टर लेवल पावर कंट्रोल को शॉक्ड होकर देखते हैं। आइको के फादर ये सब देखने के बाद उस आदमी से पूछते हैं कि वह असल में कौन है, तो वह अपना असली रूप दिखाता है और बताता है कि वह असल में ईविल अलायंस का एक डेट कलेक्टर है, टाइगर पिट मास्टर पर अपना रौब जमाते हुए। वह अपने आप को गोरियू, एक जाने माने स्टाफ डीमन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। गोरियू कभी ट्विन डीमंस में से एक के रूप में सबको डराया करता था, लेकिन एक फाइट हारने के बाद उसने मास्टर बदल लिया और एक नया रोल ले लिया। अब उसका काम हर सेक्ट से ट्रिब्यूट कलेक्ट करना है और जो नहीं देते उनका अंजाम भयानक होता है। चीफ उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या यह वही शख्स है जिसे आइको ने गोल्डन टोकन दिया था। आइको जल्दी से जवाब देती है कि यह वह नहीं है और उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। स्टाफ डीमन आराम से अपने लिए एक ड्रिंक डालता है, कहता है कि यहाँ आए हुए उसे काफी समय हो गया है। उसका लहजा सख्त हो जाता है जब वह कहता है कि जरूर उनका हाथ रिसेंटली हुए सेक्ट ट्रबल्स में है, तभी वे इस तरह जश्न मना रहे हैं। चीफ घबरा जाता है, लेकिन इस बात पे जोर देता है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। गोरियू इसे इग्नोर कर देता है और सबको कहता है कि अगर उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो रिलैक्स करें। फिर वह थोड़ा और क्रीपी हो जाता है और कहता है कि आइको अफवाहों से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। वह इसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बार बार बोलता रहता है। कहता है कि उसने सुना था कि जाओ सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से तबाह हो गया। एक ईविल स्माइल के साथ वह कहता है कि उस जैसी सुंदर लड़की ही पूरे सेक्ट को तबाह कर सकती है। पास आकर वह डीमन पूछता है कि उसके ख्याल में ऐसी लड़कियों का क्या होता है। फिर वह एक ऐसा काम करता है जिसका किसी ने सोचा तक नहीं था और आइको पर थूक देता है। स्टाफ डीमन उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसे हर जगह से सिर्फ जिल्लत ही मिलेगी। इस बात पर चीफ बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकालता है। पूछता है कि गोरियू खुद को क्या समझता है। वह लीडर्स वाली शान के साथ ऐलान करता है कि अगर गोरियू लड़ाई करना चाहता है तो वह खुशी खुशी लड़ने को तैयार है। स्टाफ डीमन चीफ का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि उसके पास कोई चांस है। चीफ जवाब देता है कि वह यह लड़ाई एक लीडर के तौर पर नहीं बल्कि एक बाप के तौर पर लड़ रहा है जिसने अभी अपनी बेटी का सबके सामने अपमान होते देखा। वह डीमन को वहां से भाग जाने की चेतावनी देता है, लेकिन गोरियू स्माइल के साथ कहता है कि वह इसी समय लड़ने को तैयार है। जब दोनों टकराने ही वाले होते हैं, आइको चीख कर अपने बाप को तलवार नीचे रखने को कहती है। अपने चेहरे से थूक पोंछते हुए वह डीमन का शुक्रिया करती है इस सबक के लिए और शांति से उसके लिए एक ड्रिंक डालती है।
गोरयू उस पर हंसता है और कहता है कि वह कितनी बुद्धू है जो खुद पर थूकने वाले आदमी को ड्रिंक सर्व कर रही है। लेकिन आइको सख्ती से जवाब देती है कि वह यह ड्रिंक वीक होने की वजह से नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के रिस्पेक्ट में दे रही है। वह घमंड में आकर पूछता है कि क्या वह उसका मजाक उड़ा रही है, कि वह कोई बड़ा वॉरियर है जो अपनी शक्ति दिखा रहा है। वह शांति से कहती है कि वह सिर्फ सच बोल रही है और उसके लिए एक और ड्रिंक डालती है। गोरयू जोर से हंसने लगता है, फिर अपने हाथ जोड़ता है। वह चीफ से फेक माफी मांगता है उसकी बेटी के अपमान के लिए और उसे तलवार नीचे रखने को कहता है। वह धीरे से उसकी तरफ झुकता है और कहता है कि वह इस ड्रामा में उसका साथ दे क्योंकि वह अपनी इज्जत बचा रहा है। चीफ मजबूरी में तलवार वापस रख देता है। स्टाफ डीमन चलते हुए आइको को शार्प कहता है और मजाक में बोलता है कि शायद वह उसे अपनी बीवी बना ले। फिर वह रुकता है जैसे उसे कोई जरूरी बात याद आ गई हो। मुड़कर वह कहता है कि वह खाली हाथ नहीं जा सकता, जिससे चीफ परेशान हो जाता है। स्टाफ डीमन अपना ड्रामा छोड़ देता है और कहता है कि उसे परवाह नहीं कि सेक्ट तबाह हो गया, लेकिन ट्रिब्यूट तो देना ही पड़ेगा। डिस्टेंस कम करके वह ठंडी आवाज में चीफ से कहता है कि वह उसके पहले के एहसान का बदला दे। वह गुस्से में जवाब देता है, पूछता है कि क्या डीमन अब उनसे ट्रिब्यूट के लिए जबरदस्ती करेगा। गोरयू इसे हंस कर टाल देता है, लेकिन चीफ एक और सवाल के साथ जवाब देता है। पूछता है कि क्या वह नामगोंग क्लैन से भी ट्रिब्यूट लेने का प्लान बना रहा है। ये बात गोरयू को परेशान कर देती है और वह कहता है कि वहां ऐसा करने की कोशिश में उसकी जान निकल जाएगी। फिर उसे याद आता है कि टाइगर पिट सेक्ट ने हाल ही में बहुत पैसा कमाया है और वह सजेस्ट करता है कि वे कंडोलेंस मनी दे दें। चीफ थोड़ा समय मांगता है ताकि वह फंड्स इकट्ठा कर सके और चीजें अरेंज करे। गोरयू टेबल पर जोर से ठोकता है और कहता है कि समय ही एक ऐसी चीज है जो उनके पास नहीं है। चीफ अपना सिर पीट लेता है, सोचता है कि अगर वह पैसा नहीं जुटा सके तो क्लैन खत्म हो जाएगा और वे नामगोंग क्लैन से भी मदद नहीं मांग सकते। एक ही ऑप्शन बचता है कि वे पैसा दें और अच्छे की उम्मीद रखें। कुछ पल बाद एक भारी गोल्ड का थैला डीमन के सामने रखा जाता है। चीफ उसे चेतावनी देता है कि इसके बदले में वह उसके सेक्ट के किसी भी बंदे को हाथ नहीं लगाएगा। गोरयू कहता है कि वह कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन वह स्माइल के साथ कहता है कि चीफ ऐसा दिखता है जैसे वह पैसा देते हुए भी उसका कत्ल करना चाहता है। वह इस बात को इग्नोर करता है और एक गोल्ड कॉइन आइको के सामने उछाल देता है। वह आइको से कहता है कि इसे उसकी बदतमीजी के लिए माफी के तौर पर ले ले। आइको चुपचाप झुककर अपना गुस्सा छुपा लेती है। अपना स्ट्रॉ हैट वापस पहनकर स्टाफ डीमन चलने लगता है। मजाक में कहता है कि किसी को उसे छोड़ने जाने की जरूरत नहीं क्योंकि चांदनी रात काफी रोशनी दे रही है। कुछ देर बाद स्टेबल बॉयज चुपके से उस भयानक डीमन के बारे में बात कर रहे होते हैं। काले बालों वाला लड़का कहता है कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने पैसे से मसला हल कर लिया। तभी वो बरसता हुआ आता है, एक मुर्गा अपनी बाहों में पकड़े हुए, और पूछता है कि वह कहाँ है। दो बेवकूफ लोग सोचते हैं कि यह खाना उनके लिए भेजा गया है और उनके मुंह से पानी टपकने लगता है। यह सुनकर मोटा आदमी जमीन पर पैर पटक कर कहता है कि यह खाना सिर्फ शुजी के लिए है। वह से अपनी आंखें बंद करता है। पसीने से तरबतर होकर वह डीमन के शब्द याद करता है कि शुजी उसका रक्षक है। फिर वह अपने शाइनिंग आर्मर वाले नाइट को आवाज देता है, सोचता है कि वह कहाँ है। इसी दौरान पुल पर शुजी चांदनी रात में शांति से खड़ा होता है, अपनी ऑरा को फर्म करता हुआ, बिना किसी चिंता के। कुछ देर बाद गोरयू अपने चुराए हुए गोल्ड के थैले के साथ चल देता है, खुद से खुश होकर। लेकिन अचानक वह रुक जाता है। उसके सामने शुजी खड़ा होता है। डीमन स्माइल करता है, मजाक में कहता है कि एक पल के लिए उसे लगा कि जिन्युअन कोई मॉन्स्टर है। उसे पहचान कर कि यह वही स्टेबल का लड़का है, वह पूछता है कि उसने उसका पीछा क्यों किया। शुजी चुप रहता है, जिससे गोरयू उसे चेतावनी देता है कि अगर वह बदला लेने के चक्कर में है तो वह 2 बार सोचे, क्योंकि आइको उसकी चाल में नहीं फंसी, इसलिए किसी को बदला लेने की जरूरत ही नहीं है। शुजी आखिर में जवाब देता है, पूछता है कि क्या उसने सुबह के नाश्ते में कौवे खाए हैं। फिर वह उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है, पैसा वापस मांगता है। डीमन सिर्फ हंसता है, कहता है कि आखिरी बार इतनी हिम्मत से बात करने वाला रोग नाइट किंग था 40 साल पहले। गोरयू आसानी से उसका वार रोकता है और अपना स्टाफ घुमाता है, जिससे शुजी को एक कदम पीछे हटना पड़ता है। वह रुककर शुजी के हाथों में स्पीयर को एडमायर करता है, पूछता है कि इसका नाम क्या है। शुजी उसे बताता है कि इसका कोई नाम नहीं है। गोरयू अपनी जीभ चबाता है, कहता है कि यह शर्मनाक है क्योंकि यह एक शानदार हथियार है। फिर वह बताता है कि उसका स्टाफ भी पहले एक स्पीयर था। जब इसकी ब्लेड कट गई तो उसने इसे स्टाफ के रूप में यूज करना शुरू किया, क्योंकि ये सॉलिड ब्लैक आयरन से बना था। वह मजाक में कहता है कि अगर ब्लेड अभी भी होती तो लोग उसे स्पीयर डीमन कहते। ये बात शुजी को छेड़ देती है। वो कहता है कि चाहे ये किसी भी हालत में हो, दिन के अंत में ये एक स्पीयर ही है, और फिर वह गोरयू को टॉन्ट करता है। मजाक उड़ाता है कि ये गोरयू के लिए परफेक्ट है क्योंकि डीमन के खुद के दांत निकल चुके हैं। ये टॉन्ट गोरयू के चेहरे की स्माइल मिटा देता है और वह शुजी को गालियां देने लगता है। लेकिन अचानक एक फ्लैश में शुजी तेजी से आगे बढ़ता है और उसके फेस को ऑलमोस्ट चीर देता है। स्टाफ डीमन गुस्से में कहता है कि सिर्फ एक डरपोक ही ऐसा सस्ता शॉट मारता है और सीधा उस पर अटैक करता है। वह अपने स्टाफ को स्पीयर की तरह घुमाता है, लेकिन हमारा लड़का अलग ही है। वह पुल का यूज करके डीमन का बैलेंस बिगाड़ देता है।
बिना एक पल गंवाए शुजी निंजा स्टार्स का एक स्टार निकालता है और उस पर फेंकता है। गोरयू कहता है कि वह उसकी सोच से भी ज्यादा डरपोक है और इजीली सारे स्टार्स रोक लेता है, लेकिन शुजी अब भी नहीं रुकता और सीधा उसकी आंख पर निशाना लगाकर अपना जहर थूक देता है। स्टाफ डीमन अपना सिर साइड में करता है और स्माइल के साथ शुजी को जिद्दी कहता है कि वह इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। फिर से स्विंग करते हुए वह उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या वह अभी भी पहले के इंसिडेंट से गुस्सा है। शुजी अचानक एक तेजी से घूमता हुआ कॉम्बो शुरू करता है। बीच हवा में अपने पैर से बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ जहर को पकड़ता है। फिर वह उसी पैर से डीमन के चेहरे पर एक जोरदार वार करता है। स्टाफ डीमन पीछे लड़खड़ाता है, उसका चेहरा जहर से जलता है और दर्द से उसका चेहरा बिगड़ जाता है। वह सोचता है कि यह सब कहां से आया, लेकिन फिर घबरा जाता है जब उसकी नजर ब्लरी होने लगती है। गोरयू अपना स्टाफ अंधाधुंध घुमाता है, लेकिन शुजी बस साइड में हट जाता है और डीमन के पैरों पर वार करता है। डीमन उस वार को मुश्किल से रोकता है और पुल पर पीछे कूदता है। सीधा खड़ा होकर वह मानता है कि उसने टाइगर पिट सेक्ट को अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने ऐसा बीस्ट कैसे पैदा किया। फिर भी वह कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं कि उन्होंने ऐसे किसी बीस्ट को अपने सेक्ट में बड़ा किया। शुजी का फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं है और वह अपने पूरे शरीर को एक हथियार की तरह ट्रीट करता है। सीरियस होकर वह शुजी से कहता है कि वह उसके साथ लड़ाई करेगा और अपनी एनर्जी चार्ज करना शुरू करता है। फाइटिंग स्टांस में आकर वह कसम खाता है कि वह शुजी को खुद नरक में घसीट लेगा। शुजी जरा भी नहीं डरता। शुजी अपना स्पीयर जोर से पकड़ता है, वह अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और डीमन का मजाक उड़ाता है कि शायद वह सर याप्सलॉट है। दोनों भयानक नजरों से एक दूसरे को घूरते हैं, पूरी खामोशी के साथ। जैसे ही एक पत्ता नजर आता है, दोनों पूरी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। उनके हथियार एक दूसरे से टकराते हैं और एक जोर का ब्लास्ट होता है। एक बड़ा पर्पल लाइट का गोला बन जाता है जो पूरे ब्रिज को रोशन कर देता है। अचानक उनमें से एक का बाजू अलग हो जाता है और खून के छींटों के साथ जमीन पर गिरता है। शुजी चुप रहता है जबकि स्टाफ डीमन जोर से हंसता है। वह ताना मारता है कि अपना बाजू खोना एक भारी कीमत थी, लेकिन जरूरी थी। उसका स्टाफ शुजी के सीने में घुस चुका है। हथियार को मजबूती से पकड़ते हुए वह जोर से ऐलान करता है कि यह लड़ाई उसकी जीत है, जबकि हमारा हीरो बिना हिले खड़ा रहता है।